अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। चलें चलें अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जनरली देखा था कि वेब क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, कौन कौन सी कंटेंट को हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम वेब डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजीज़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कोई भी होती है वेबसाइट, उसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है HTML, दूसरा होता है CSS और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। ओके हो गया? तो HTML किस लिए इस्तेमाल होती है, कोई मुझे बताए। वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर के लिए। कोई और बंदा इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहे तो। तो सारा जो हमारा रिटन मटेरियल पिक्चर्स वगैरह वो HTML होता ठीक हो गया, स्ट्रक्चर भी ठीक है। और ना वेबसाइट पे जो भी कंटेंट पड़ा होता है ना, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेज हो, वो हम HTML की मदद से अपने वेब पेज पे फेंकते हैं। और CSS किस लिए होती है? सर एनीबॉडी? डिजाइनिंग के लिए। डिजाइनिंग के लिए। मीन्स के उस टेक्स्ट का कलर सर क्या होगा? डिजाइनिंग के लिए मैं बताती है कि हमारा थी हाँ जी, हाँ जी। वो बोल्ड होनी चाहिए, टैलिक होनी चाहिए, ये सब ठीक हो। कुछ। और जावास्क्रिप्ट होती है इंटरेक्टिविटी के लिए। लाइक अगर हम कहीं क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, या कुछ हो, जैसे कि ये देखें। ये जो इंटरेक्टिविटी है ना, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से डाली है। चलें आज हम अपना ना HTML का डे 1 शुरू करते हैं। हम देखेंगे HTML होती क्या, इस पे काम कैसे। तो इसके लिए मैं, आप लोगों ने VS कोड सारों ने डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा मेरा ख्याल है। जी सर। कोई ऐसा बंदा तो नहीं या स्टूडेंट मींस जिसका इशू आ रहा हो, चल ना रहा हो? है सर, आपके आवाज नहीं क्लियर आ रही। अब आ रही? सर अच्छा क्लियर चलो। आ रही, शायद उनके नेट का इशू होगा। हाँ, मैं तो अपनी तरफ से बड़ी मीडियम आवाज में बोल रहा हूँ ताकि अच्छे चलें। ठीक है। अच्छा, अब हम अपना एक सिंपल सा HTML पेज बनाएंगे। मैं अपने एडिटर पे आया, यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल। अच्छा, जो हमारी होता है ना होम पेज, उसका नाम हमेशा रखते हैं index.html। आपको पता है ये इसका नाम हम इंडेक्स क्यों रखते हैं? ये मैंने पेज बनाया index.html, जो होता है ना सर्वर, वो जब भी हम सर्वर पे कोई वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोशिश होती है वो index.html पेज को ढूंढे। अगर उसको वो पेज मिल जाता है, वो कंसीडर कर लेता है कि ये आपका होम पेज होगा। अगर नहीं मिलता तो बाज़ दफ़ा वो एरर भी दे, तो आपकी वेबसाइट चलती नहीं है। चलें, मैंने आपको बताया था HTML में बेसिकली दो टैग होते हैं। पहले को कहते हैं HTML। कोई भी वेब पेज HTML टैग से शुरू होता है और HTML के क्लोजिंग टैग पे बंद होता है। HTML टैग के अंदर मजीद दो टैग होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल हमारे पेज का, यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज। और बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं लाइक H1 होम पेज। ये हमारा पेज है। ब्राउज़र पे ओपन करके देखता हूँ। इंडेक्स। ये हमारा पेज अब शो होना शुरू हो गया। अच्छा,
इसके अलावा सबसे ऊपर एक टैग होता है, उसको कहते हैं डॉक टाइप, HTML। कोई मुझे बता सकता है ये जो सा टैग है डॉक टाइप का, इसका क्या मतलब होता है, ये वाला? किसी को इस चीज़ का इल्म है डॉक टाइप का क्या मतलब होता है? ये ब्राउज़र को क्या बता रहा होता है? सर ये डॉक्यूमेंट टाइप की HTML होगी, इसी तरह कुछ। सर हाँ HTML 5। हाँ 5। ये बता रहा होता है कि ये जो मेरा वेब पेज है ना, एक तो मैंने HTML यूज़ करके बनाया हुआ है, और सेकंड नंबर पे HTML का जो होगा ना लेटेस्ट वर्जन, ये ब्राउज़र को कहता है तुमने उसका लेटेस्ट वर्जन पकड़ना है और इसको उस पर वो कर देना है, मतलब ट्रांसलेट कर देना है। तो डॉक टाइप इसको कहता है। अच्छा, जो ये है ना VS कोड, इसमें एक फीचर है, अगर मैं अपना सारा कोड डिलीट करके शिफ्ट दबा के 1 का बटन दबाऊं, ये आ जाता है एक्सप्लेनेशन मार्क, और टैब प्रेस करूं, ये मुझे एक ना HTML का बिल्ट इन कोड पहले से करके दे देता है, ताकि हमें ज़्यादा चीज़ें टाइप ना करनी पड़े। तो आज के बाद जब भी आपने कोई भी HTML का पेज बनाना है, आपने ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है। आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालना है और टैब दबाना है, या HTML का सारा कोड आपके पास पहला लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो है ना मेटा टैग, इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये हमारे इतने काम के नहीं है। ये हमारा हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, और ये हमारी बॉडी है, और ये सबसे बाहर है HTML टैग। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हेडिंग्स क्या होती हैं। सर ये जो सेकंड लाइन है इस पे ये लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके लिए टैग सेकंड हाँ लाइन जी, पे। ये वाला क्या होता है, आज कभी कभी चाइनीज़ वेबसाइट खोलते हैं, कभी कभी जापानीज वेबसाइट खोलते हैं, तो इसमें आप मेटा डाटा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये इसका एट्रीब्यूट है कि इस वेबसाइट पे मैं कौन कौन सी ज़ुबानें इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका एग्रीवेशन आपको देखना पड़ेगा। ये आप W3 स्कूल से देख लेंगे, जो एट्रीब्यूट होता है ना, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ इंग्लिश ज़ुबान में बनानी है, तो ये हमें VS कोड ने पहले से ही लिख के दे दिया, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। ठीक सर। ठीक हो गया। अच्छा, H2 IN H2 H3 IN H3 H4 IN H4 H5 H5 H6 अच्छा, जो सबसे फंडामेंटल टैग है ना, वो होते हैं हेडिंग के। जिस तरह आप पेपर में जब लिखते हैं ऐसे, तो मार्कर से देते हैं हेडिंग, इसी तरह HTML में हेडिंग देने के लिए 6 टैग यूज होते हैं। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है ना, वो होती है H1। उससे अगली जो छोटी होती है H2 H3 H4 H5 एंड H6। ये देखें, ये H1 का ओपनिंग टैग, ये H1 का क्लोजिंग टैग, ये H2 का ओपनिंग टैग, ये H2 का क्लोजिंग टैग, ये H3 का। इसी तरह देयर आर 6 लेवल्स ऑफ द हेडिंग्स इन द HTML। इसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ को। अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, लेट्स से ये मैंने कुछ लिखा, ये देखें, ये मैंने लिखा है पैराग्राफ, ये लिखा है मैंने H2 के अंदर। ये मैंने हेडिंग दे दी और नीचे मैंने टेक्स्ट लिख दिया बहुत ज़्यादा। तो अगर हमने HTML पेज में कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है ना, वो हम ऐसे नहीं लिख देते, बल्कि हम उसको बंद करते हैं पैराग्राफ टैग में। वो होता है हमारा P टैग। इस पैराग्राफ को उठाएंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको हम रखेंगे P के अंदर।
इसको सेव करेंगे। इससे हमारे पेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हमारा ब्राउजर ये टेक्स्ट पढ़ेगा ना, ये वाली टेक्स्ट, तो ये देखेगा ये पी टैग के अंदर है, तो उसको पता चल जाएगा दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया क्या हुआ है? यस सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, एक टैग होता है सेपरेशन के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं HR टैग। ये क्या करता है, ये ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है, ये देखिए। इससे हम अपने है ना डिफरेंट जो सेगमेंट होते हैं ना पेज के, उसको अलग कर सकते हैं। ये हेडिंग्स की यहाँ मैं दे देता हूँ HR टैग। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये दीज आर दी हेडिंग्स। ये भी हेडिंग है H2, और ये पैराग्राफ मैंने पी टैग के अंदर लिखा है, और ये जो लाइन है ये HR टैग के जरिए मैंने लिखाई है। कहने का मतलब ये है, जो भी है HTML के टैग आप इस्तेमाल करेंगे, ब्राउज़र उसको समझता है। ब्राउज़र को पता है इस टैग का ये मतलब है, मैंने वेब पेज पे ये चीज़ डिस्प्ले करा देनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं। फिर जो लाइंस लगी ये HR से लगी हैं? हाँ जी, ये HR टैग होता है। ये ना आपके पेज को सेपरेट करने में वो देता है, तो अलग अलग सेगमेंट बनाने में, ताकि वो अच्छे नज़र आए। अच्छा, अब हम देखेंगे लिस्ट क्या होती है। आपने देखा होगा पावर पॉइंट्स पे ऐसी वो होती हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो ये कैसे लिखते हैं? अभी HR के नीचे मैं एक और लिखूंगा H2। अच्छा, मैं H2 लिख के टैब का बटन दबाऊंगा ना, ये VS कोड मेरे लिए खुद ब खुद टैग जनरेट कर देगा। ये एडिटर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, इससे आपको बटन वो थोड़े प्रेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में है। तो उसके लिए जो मैं टैग यूज़ करूँगा ना, वो होगा UL टैग। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL टैग, और मैं इंटर करूँगा। अब इस लिस्ट के अंदर ना आइटम होंगे, जैसे कि आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। तो इसको हम कहते हैं लिस्ट आइटम, LI टैब। अच्छा, मेरी हॉबीज़ क्या है? गेम्स खेलना। फिर नया आइटम, मेरी दूसरी हॉबी क्या है? क्रिकेट। फिर दोबारा LI, और ड्राइविंग। फिर LI, बुक रीडिंग। अगर मैं इसको देखूंगा अब अपने पेज पे जाके, ये पेज मैंने प्रैक्टिस के लिए घर बनाया था, इसको देखकर मैं दोबारा रिक्रिएट करूँ, मैं रिफ्रेश किया, ये देखें हॉबीज़ आ गई, और ये बुलेट पॉइंट्स में ये आ गए। ये हम दोबारा देख लेते हैं। ये हॉबीज़ हैं, ये मैं ना पॉइंट्स की शक्ल में लिखना हूँ। मैंने हॉबीज़ को H2 के अंदर लिखा, तो ये बोल्ड होके मेरे पास सेकंड लेवल की हेडिंग आ गई। फिर इसके बाद मैंने एक टैग यूज़ किया UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और UL के अंदर होते हैं लिस्ट आइटम। पहला आइटम लिस्ट का ये है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये गेम, क्रिकेट, ड्राइविंग, तो ये इस तरह बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में मुझे शो हो जाएंगे। किसी को कोई अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम BR सलाम। नहीं लगाना पड़ेगा इसके अंदर? BR मस्त नहीं है? सर बी हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा ये इशू है कि मैं इस टाइम यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहा हूँ, तो इंटरनेट का ना इशू काफी है। तो हमारा ना अभी लेट कनेक्ट हुआ है, मतलब कहीं इंटरनेट आ जाता है, कहीं नहीं आता। तो हमें ना ये ये ना पता नहीं चला कि आप। रिकॉर्डिंग हो रही हाँ है, जी, तो ये मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ये तो बाद भी आप लोग देख सकते हैं। ओके सर। तो सर ये आप ईमेल के थ्रू लिंक सेंड करेंगे, क्योंकि LMS तो शायद अभी बना नहीं है। जी, मैं सारों को मेल कर दूंगा, हमें आता होता है लिंक, थोड़ी देर बाद आ जाता है ओके ना हमें। जी ठीक। जी। तुम ओके सर। कौन पूछ रहा था कि यहाँ पे BR यूज होता है वाला? सर अब्दुल रहमान। हाँ जी, BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, कि आप जिस लाइन में हो वो छोड़ के अगली लाइन पे चल जाओ। लेकिन दिस इज द अनऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट का पहला आइटम है, ये पहली LI है, ये दूसरी LI है, ये तीसरी LI है। ये हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना
पॉइंट्स जिस तरह पावर पॉइंट में होते हैं ना, बुलेट पॉइंट की शक्ल में लिखी हो, तो हम एक यूएल यस बनाएंगे, सर। उसके अंदर पहला आइटम दूसरा। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ ले। सर जो बुलेट्स हैं वो कौन से टैग की मदद से आएंगी, एल आई से आएंगी या यूएल एल से आई आएंगे? एल आई से। एल आई हमेशा यूएल के अंदर होगा। एल आई यूएल के बगैर रह ही नहीं सकता। ठीक। पहले हम बनाएंगे यूएल। यूएल का मतलब है हमने एक बनानी है अनऑर्डर लिस्ट। ये है वो लिस्ट, और इसके अंदर चंद आइटम होंगे। ये आइटम नंबर 1 गेम्स, उस आइटम को कहते हैं दिस इज फर्स्ट एल आई। ये आइटम नंबर 2, इसको कहेंगे दिस इज सेकंड एल आई। ये सारे एल आई हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हॉबीज है ना। इसके बाद मैंने क्या देखा था, माय फेवरेट मूवीज। अब ये देखें, ये माय फेवरेट मूवीज हैं, ये थी अनऑर्डर लिस्ट। इसमें ये साथ आ रहा है 1 2 3, मूवी नंबर 1, मूवी नंबर, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। हम ये बना के देखते हैं। अभी यूएल के नीचे आऊँगा तो मैं एक H2 लिखता हूँ, ओवल। माय फेवरेट मूवीज। अब मैंने बनानी है ओएल। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, कि जो मेरे ना एल आई उसके साथ 1 2 3 भी लिखी आई। तो ये एल आई स्पाइडरमैन लिख देते हैं भाई, स्पाइडरमैन। दूसरी एल आई इडियट्स। तीसरी, मैं तो फिल्में देखता ही नहीं, आप में से कोई देखता है? इडियट्स, नीड नीड फॉर स्पीड। अब आप देखिएगा, अगर मैं ये पेज अपना रिफ्रेश करूँ, नीचे आ जाऊँ, ये देखें माय फेवरेट मूवीज, स्पाइडरमैन, 3 इडियट, नीड फॉर स्पीड। अब आप पूछ रहे थे ये एल आई क्या होती है। अगर ये एल आई यूएल के अंदर, अगर ये हैं सर यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अगर ये एल आई यू एल के अंदर है तो ये पॉइंट्स की शक्ल में आएंगे। अगर ये एल आई ओ एल के अंदर है तो ये 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट की शक्ल में आएंगे। एनी क्वेश्चन? सर हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 2 3 और बुलेट के साइन को? इसको अगर हमने देना ऑर्डर लिस्ट में रोमन काउंटिंग देनी हो 1 2 3 या एबीसी देना हो, वो पॉसिबल है? हाँ, हाँ जी, वो बड़े आराम से पॉसिबल है, लेकिन वो देखना पड़ेगा डब्ल्यू टी स्कूल से कि उसका क्या तरीका क्या है स्पेसिफिकली। आप इसमें एबीसी से भी शुरू करते हैं, आप इसमें रोमन गिनती से भी कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है जो चाइनीज़ के होती है गिनती या जापानीज़ की, आप उससे भी कर सकते हैं। वो वैसे मुझे भी देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा उसमें अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको देखे हुए। लेकिन दिस इज़ द बेसिक, कि एक लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो लिस्ट अनऑर्डर ओके होती सर। है या होती है ऑर्डर। ठीक हो गया, वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई है इशू? सर कुछ का सर आपने हमने एंडिंग टैग नहीं लगाया, तो सर उसकी कोई हिंट है या हमें याद करना होगा? कुछ से मुराद अभी तक मैंने, हाँ ये एच आर। HR का नहीं लगाया HR ना? का जी। एंडिंग टैग नहीं होता, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मैं बता रहा, हाँ जी ठीक कह रहे हैं। HTML के कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनका एक ही टैग होता है, जिस तरह ये HR हो गया। एक होता है BR, वो भी हम BR देखेंगे। तो अब ये H2S का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग है। UL का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, लेकिन HR का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये ठीक, आपने सही सवाल किया। मतलब ये हमें याद करना पड़ेगा। नहीं, याद कुछ भी नहीं करना। आप जैसे मुझसे एक ये भाई ने पूछा था कि ABC करनी हो या रोमन गिनती करनी हो, मुझे तो नहीं पता, याद नहीं करना होता। ये हमने यहाँ पे आना होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे भाई मैं क्या चाहता हूँ। WWT3 स्कूल पे जाएंगे, या एक और वेबसाइट है मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क, वहाँ जाके देखेंगे कि हमें मसले का हल मिल जाए। तो हमें ये याद नहीं करना, ये जस्ट प्रैक्टिस से सही आएगा। हो गया सर। अच्छा, दिस इज द अनऑर्डर लिस्ट, दिस इज द ऑर्डर लिस्ट। अब एक होती है नेस्टेड लिस्ट, मीन्स के ये लिस्ट है, इसके अंदर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट। ये हम बना के देखते हैं अभी, ये क्या होती है। लाइक इधर मैं एक HR लगा दूँ ताकि थोड़ा सा डिवीजन हो जाए। H2
नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है मैं देखने के लिए, फ्रूट बुक एंड कार्ड, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं अनोडर लिस्ट लगाता हूँ। इसमें पहला एल आई देता हूँ फ्रूट्स का, फ्रूट्स। दूसरा एल आई देता हूँ मैं कार का। तीसरा एल आई देता हूँ मैं बुक्स का। अब ये नेस्टेड लिस्ट लिखा गया H2, मैंने एक सादा सी अनऑर्डर लिस्ट बना दी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने ऐसा करना है, इस फ्रूट के आगे भी एक और लिस्ट बनानी है। तो इस फ्रूट के आगे क्या लिस्ट बनाऊँ, लाइक अब ये मेरा है ना एल आई। आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना नजर? यस सर। अच्छा, ये है मेरा फ्रूट एल आई। अब मैंने यहाँ पे आना है, इंटर करना है। इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बनानी है। फर्स्ट करें, मैं बनाना चाहता हूँ ऑर्डर लिस्ट। मैं लिखूंगा ओ एल, ऑर्डर लिस्ट बन गई। इसके अंदर लिखूंगा एल आई। मुझे कौन कौन से फ्रूट पसंद है, एप्पल पसंद है, एप्पल। इसके अंदर एक और एल आई लिखूंगा, मुझे पसंद है ओरिजिन। इसके अंदर एक और एल आई लिखेंगे, पीच लगा लें। अब देखते हैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसके स्पेस ये देखें, मैंने एक लिस्ट बनाई अनऑर्डर फ्रूट कार बुक्स, और फ्रूट के अंदर फिर मैंने एक लिस्ट बनाई ऑर्डर लिस्ट। ये मैं दोबारा से आपको कोड दिखाता हूँ। ये अनऑर्डर लिस्ट बनाई। पहला इसका लिस्ट आइटम था फ्रूट, दूसरा था कार, तीसरा था बुक्स। मैंने फ्रूट है ना जो, उसके एल आई के अंदर एक और ओ एल बनाई, ऑर्डर लिस्ट। उसका पहला आइटम एप्पल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा पीच। ये देखिए, फ्रूट, फ्रूट का पहला आइटम एप्पल, ऑरेंज, पीच। आगे मैं एप्पल के अंदर भी मजीद बना सकता हूँ। ये एप्पल है ना, यहाँ मैंने इंटर किया। एप्पल के अंदर मैं बनाता हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट बना देते हैं। इसका पहला ग्रीन एप्पल मुझे ज़्यादा पसंद है, ग्रीन एप्पल। ये आपको मैं जस्ट खेलना सिखा रहा हूँ कि आप टैक्स के साथ खेलते कैसे हैं। ग्रीन एप्पल, वाइट एप्पल। देखिए, इसको इतने रहने देते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें, पहले ये थी अनऑर्डर लिस्ट, ये एक एल आई था। इसके अंदर मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई। उसके पहले एल आई के अंदर, एप्पल के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना दी। दोबारा दिखा देता हूँ आपको कोड। ये यू एल बनाई, पहला एल आई फ्रूट क्या, उसके अंदर मैंने एक ओ एल बनाई। उसका पहला एल आई एप्पल क्या, उस एप्पल के अंदर मैंने फिर एक यू एल बनाई, तो उसके अंदर एल आई, दूसरा एल आई। क्या आप सबने मेरी इस चीज़ को पिक लिया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सारे ज़रा मेरे से इंटरेक्ट करें ना। जी सर। यस सर। यस कहना सर, समझ आ रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने एक जुबान की तरह बताना ब्राउज़र को आप करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कैचा लगा देते हैं ताकि डिवीजन हो जाए। इसके बाद है जी, अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट के अंदर इमेजेस कैसे हम डालते हैं। तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे H2 लिख दो, इमेजेस, इमेजेस। इधर H3 लिख दूँ एक, इमेज फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। पहला तरीका होता है आप इंटरनेट से लाइव इमेज उठा के डाल देते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, इमेज डालने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं IMG टैग। मैंने लिखना है IMG, टैब का बटन दबाना है, ये मेरे पास आ गया इमेज का टैग। अच्छा, इस टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट है सोर्स का, दूसरा है आल्ट का। सोर्स के एट्रीब्यूट में हमने उस इमेज का एड्रेस देना होता है जो इमेज हम अपने वेब पेज पे शो कराना चाहते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इंटरनेट से
कोई इमेज उठाएं उसका यूआरएल इस सोर्स के एट्रीब्यूट में दे दें। लाइक अगर मैं इधर आऊँ, यहाँ मैंने K2 की इमेज सर्च की थी, K2 इमेज, मैं इधर आता हूँ इमेजेस पे, आई थिंक ये वाली इमेज थी, इसको मैंने ओपन किया, इस पर राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज एड्रेस, जो इस इमेज का एड्रेस है ना इंटरनेट पे, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको सोर्स वाले एट्रीब्यूट में पेस्ट कर दिया। अब मैं देखूंगा इस मेरे पेज का क्या बना। अभी मेरा पेज ऐसे है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें जी, ये आ गई H2, ये आ गई H3 इमेज फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, और ये इमेज के टैग के ज़रिए मैंने अपने वेब पेज पे इतनी, ये इमेज का ओरिजिनल साइज़ है, तो जितना इसका साइज़ होता है ये अपने साइज़ के मुताबिक ही आती है। एक तरीका तो ये है कि आप इमेज को ऑनलाइन अगर पड़ी हुई है वहाँ से ला सकते हैं। दूसरा तरीका हम देखते हैं, मैं H3 दूंगा एक, फ्रॉम योर लोकल फोल्डर। अगर इमेज आपके लोकल फोल्डर में पड़ी है तब आप पेज के ऊपर कैसे शो कराएंगे? मैं लिखूंगा img टैब, सोर्स के अंदर हम मैं उस इमेज का एड्रेस दूंगा जिस तरह मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया था। पहले हम कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक स्पाइडरमैन की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये इमेज मैंने ओपन की, इसको सेव इमेज एज किया, इसको डाउनलोड में मैंने सेव किया, डाउनलोड पे गया। अब ये इमेज मैंने उठा के उस जगह रखनी है जहाँ पे मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है। मैंने इस इमेज को कट किया, कट करने के बाद मेरी वेबसाइट कौन से फोल्डर में मैंने पड़ी हुई थी, क्लास वर्क HTML1, ये देखें ये इंडेक्स का पेज है ना, यहाँ मैंने इमेज पेस्ट कर दी। पहला स्टेप ये है, आपने इमेज उसी फोल्डर में रखनी है जहाँ पे आपका होम पेज पड़ा है। गुड हो गया। अब इस इमेज का नाम बड़ा लंबा है, इसका नाम मैं बदल दूँ ज़रा ताकि इसको असेस करने में आसानी हो। स्पाइडर, मैंने इमेज का नाम बदल दिया। ये स्टेप नंबर 2 है। अब मैं इस सोर्स में आऊँगा, ये मेरी फाइल है index.html, ये फाइल मेरी पड़ी है, देखें ये इसी फोल्डर में ये इमेज पड़ी है स्पाइडरमैन की। तो मैं जस्ट इसको इसका सोर्स में इसी इमेज का नाम दे दूंगा, स्पाइडर मैन डॉट, ये खुद ही इसने बता दिया, ये पड़ी हुई है ना, मैंने हाँ जी का पड़ी हुई है। इसको मैंने सेव किया। अब मैं अपने पेज पे जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये इमेज यहाँ शो होगी। अब ये वाली इमेज शो हो रही है मुझे इंटरनेट से, मैंने सिर्फ सोर्स में उसका यूआरएल लिखा हुआ है, और ये इमेज मुझे शो हो रही है मेरे फोल्डर से जहाँ मेरी वेबसाइट पड़ी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले वाले सोर्स में मैंने यूआरएल दिया था इमेज का, दूसरे में इमेज का नाम दिया। नाम मैंने बड़ा क्यों दिया? नाम देने का मतलब ये है कि इस नाम की कोई इमेज पड़ी है सेम फोल्डर में, वो इमेज तलाश करो और उसको पेज पे रेंडर कर दो। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, जब किसी का कोई सवाल है? सर हाँ जी। सर आपने ये ओल्ड खाली छोड़ा है तो वो हाँ हाँ किसी ठीक चीज है, के मैं लिए बता भी यूज देता हूँ। नहीं होगा। नहीं, वो यूज़ होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी इमेज ना इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, या इंटरनेट में कोई आपका डाटा करप्ट हो जाता है, आपके बाइट्स वगैरह, तो इमेज शो नहीं हो पाती। तो अगर इमेज शो नहीं हो रही तो आर्ट में आप कोई ऐसी लाइन लिख देते हैं कि इमेज की जगह वो लाइन शो हो जाए, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे इमेज थी। तो मैं स्पाइडरमैन वाली आर्ट पे लिखता हूँ, दिस इज द इमेज ऑफ स्पाइडरमैन। अब इससे हमारे वेब पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्ज करें मैंने इमेज की स्पेलिंग लिख दी है गलत, मैंने SPD लिख दिया, हालांकि यहाँ पे इमेज के स्पेलिंग कोई और है स्पाइडरमैन, यहाँ पे मैंने लिख दिए गलत। अब ये आर्ट अपना काम दिखाएगा।
मैं पेज रिफ्रेश करूँगा, ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इमेज आनी चाहिए थी, इमेज नहीं आ रही। अब ये लिखा हुआ है दिस इज द इमेज ऑफ स्पाइडरमैन आल्ट। अगर इस आल्ट में कुछ भी ना लिखा होता, जैसा कि इसको मैं कट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये अब यूज़र को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे एक इमेज थी, लेकिन प्रोग्रामर के स्पेलिंग की गलती हो गई, या अगर हमने यूआरएल से इमेज शो कराई है, यूआरएल करप्ट हो गया, वहाँ से इमेज डिलीट होगी सर्वर से, तो प्रोग्रामर को नहीं पता यहाँ पे कोई चीज़ थी। तो आल्ट इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई हो जाए ना गड़बड़, तो हमें पता चल जाए कि यार यहाँ पे इमेज थी। ये देखें, अब इमेज का लोगो भी आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आल्ट पढ़ के मुझे पता चल गया कि हेयर वाज समथिंग। ये आल्ट का मकसद होता है। अभी मैं इसके स्पेलिंग ठीक करता हूँ स्पाइडरमैन के, अभी मेरी इमेज भी शो हो जाएगी। इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए, अब आपको कुछ पता चल गया होगा, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। खामोशी बहुत है। यस सर लग गया बेटा। सुन रहे हैं सर। चलें, सारे बोर हो रहे हैं। आई थिंक मैं सही मसाला नहीं डाल पा रहा, आवाज़ें सारों की मरी मरी लग रही है। नहीं चलें, सर, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कोई वो बोरिंग पता चीज चल नहीं। पता चल रहा मुझे। अच्छा, अभी ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट में किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी थी भला? एंकर टैग। ये भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ये भी बड़े काम आते हैं। इसको मैं ज़रा अच्छा लगा दूँ ताकि लाइन लग जाए। सर ये HR अच्छा, किस लिए लगाते हैं? HR अभी आपको दिखा देते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये नहीं करना था, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें मैंने, ये आपको आ रही है नजर लाइन, ये वाली लाइनें, ये देखेंगे, ताकि ना मेरे पेज के जो डिफरेंट सेगमेंट्स है ना, वो मुझे अलग-अलग शो, मुझे देखने में अच्छे लगे। ये देखेंगे ठीक हो लाइन गया लगी सर। हुई है, ये लाइन लगी हुई है। ओके मतलब सर। HTML का मतलब है कि आपने क्या चीज़ करनी है पेज पे, बस। अच्छा, अब हमने देखना है एंकर टैग। एंकर हम टैग का इमेज बेसिक का साइज चेंज कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, वो विद दी हेल्प ऑफ CSS। अभी थोड़ी देर में हम उसे देखेंगे, वरना जब हम CSS पढ़ेंगे ना, हम सारा देखेंगे कि इमेज का साइज कैसे बदलना है, इमेज की पोजीशन कैसे बदलनी है, इमेज को और कैसी चीज़ें करनी है, वो CSS सर का काम सीएसएस भी आज ही कर लेना। है। आज उसका शायद कोई फ्लेवर देख लें, लेकिन वो ज़रा लंबी होती है, तो मैं, ठीक है। हमारे पास लेक्चर काफ़ी थोड़े होते हैं ना, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन जाके भी सीख सकें। आपको सर जब पता वो चल जाएगा ना ये। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जितनी स्पीड समझा रहे हैं मेरे ख्याल से भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बन ही जाएंगे कोर्स के एंड तक। नहीं, अगर स्पीड स्लो करनी है तो स्लो का कह दें, नहीं वो सही तो है सर, मैंने। बिल्कुल सही स्पीड है, बिल्कुल ठीक स्पीड। चलें ठीक है। नहीं सर, ठीक है सर। और और सर फुल आपने कोई स्टैक वाली चीज़ रखें स्पीड। और आपने कोई चीज़ याद नहीं करनी ना, मुझे याद है, तो आपने जैसे, मतलब जैसे ये है ना, यहाँ आके लिखना है जी एंकर टैग W3 स्क्रीन, बस आपका काम खत्म। वो आपको बता देगा भी ये क्या करता है, या इमेज सर टैग W3। हाँ जी, आप कह रहे हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ याद नहीं इसमें करनी होती, तो सर पेपर्स में मतलब किस तरह करेंगे? अब ये टैग्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा HTML वगैरह के तो। नहीं, पेपर में आपको कुछ ऐसी चीज़ बनाने को मिलेगी जो अगर आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपके हाथ उस पर चढ़ जाएंगे। तो वो तो कोई इशू नहीं ना। अब आपने एक दफ़ा इमेज लगा ली, अब आप कभी भूलेंगे नहीं। अभी हम पढ़ेंगे एंकर, वो आप एक बार अपने हाथों से कर लेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं, तो वो इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। अच्छा, एक ठीक और सर। चीज़, आपने आपने गौर किया होगा, मैं ये कभी H3 यूज़ कर रहा हूँ, कभी H2 यूज़ कर रहा हूँ, कभी H1 यूज़ कर रहा हूँ। इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है भला? सर वो साइज सर हेडिंग का चेंज होता है ना हर में। होता है सर, साइज हेडलाइंस की साइज। अ, अच्छा, इसके पीछे ये साइंस होती है, जो है ना www, वो हमें रिकमेंड करता है कि आपके वेब पेज के ऊपर H1 की सिर्फ एक हेडिंग हो, जो कि आपके पेज का टाइटल हो। आपने SEO का नाम सुना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? यस सर, सुना यस है सर। नाम। यस सुना है? सर सुन। वो होती है कि गूगल पे अगर मैं सर्च करूं, क्या सर्च करूं,
कोई ब्रांड चीज़ बता दें मुझे। वुमेन क्लोथ्स। अब जो ब्रांड पहले पेज पे आएंगे ना, उनकी एसईओ अच्छी हुई हुई है। अब अगर मैंने कपड़े खरीदने हैं ना, तो पहले पेज पे जो वेबसाइट आएंगी ना, मैं वहाँ से जाके शॉपिंग कर लूँगा। तो अगर हमने अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना है ना, तो हमें डब्ल्यू के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। और डब्ल्यू हमें कहता है कि हर वेब पेज के ऊपर सिर्फ एक H1 हो। और जब आपने एक H1 यूज़ कर ली, तो आपने उस हेडिंग का वो नाम रखना है जो गूगल पढ़ के अपने पास सेव कर लेगा। लाइक अगर मेरी कपड़ों की दुकान है, मैं हेडिंग लिखूंगा द बेस्ट क्लोथिस इन द वर्ल्ड, ताकि अगर मैंने शॉपिंग करनी है ना किसी कस्टमर ने, वो सर्च करेगा बेस्ट क्लोथिस, तो गूगल को पता होगा एक पेज है उसका उसका H1 ये है, तो हो सकता है ये उसके रेलिवेंट हो। तो हेडिंग्स का ना एसईओ में भी बहुत किरदार है। ये सिर्फ टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, इसके और भी बहुत से आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग में काम होते हैं। ये जैसे एक छोटा सा आपको टिप दे रहा था, इसका और कोई मकसद नहीं है। अच्छा, फिर वो कहता है जो होता है ना मेन टाइटल, जो उससे कम इम्पोर्टेंट होता है उसको आपने लेना है H2। फिर जो H2 का सब पार्ट होता है उसको H3। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखती है। वैसे मैं आपको बता दूँ। चलें, अब मैं यहाँ पे देता हूँ H2 एंकर टैग्स। एंकर टैग क्या होते हैं जी? मैं आपको पहले दिखा दूं कि क्या होते हैं। विकिपीडिया पे चलते हैं। पाकिस्तान विकिपीडिया। अब ये पाकिस्तान का पेज है विकिपीडिया पे। ये लिखी हुई है टैक्स। अब इसमें से कुछ टैक्स है ब्लू कलर की। जैसे मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके आता हूँ ना, तो इसके नीचे लाइन आ जाती है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, ये नहीं करूँ, तो मैं किसी और वेब पेज पे चला जाता हूँ। दिस इज बिकॉज ऑफ द एंकर टैग। इसका मतलब ये हुआ, जो ये लिखा हुआ है ना ब्लू ब्लू में, ये लिखा हुआ है ए टैग के अंदर। इसको मैं राइट क्लिक करके करूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब मैं देखना चाहता हूँ इसमें इस बंदे ने क्या यूज़ किया है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ए एंकर टैग, टैग। एंकर टैग मीन्स के एंकर टैग हमें एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे छलांग मार के जाने की सहूलत फराहम करता है। तो अब इसको ये तो देख लेते हाइपर हैं। टेक्स्ट नहीं है? तो ये हाइपरलिंक है ना? हाँ जी, इसको कहते हैं दिस इज अ हाइपर लिंक। और ये कैसे हम HTML को, इसके लिए कौन सा टैग यूज होता है? उसके लिए टैग यूज होता है एंकर टैग ए टैग। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे H3 देता हूँ टू अदर वेबसाइट्स। अब इधर आके मैं ए प्रेस करूंगा, टैब दबाऊंगा, एंकर टैग आ गया। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है HREF। इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं जिस वेबसाइट का एड्रेस दूंगा, ये उस वेबसाइट पे क्लिक करते ही उसे चला जाएगा। फर्स्ट करने मैंने इस पे देना है गूगल का एड्रेस। गूगल का एड्रेस मैंने दिया www.google.com। और ए टैग के दरमियान मैं जो लिखूंगा वो वेब पेज पे शो होगा। गो टू गूगल। चलो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ज़रा। इसको नहीं, इसको नहीं, इसको इसको मैंने रिफ्रेश किया। ये देखें, गो टू गूगल। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपके ख्याल में क्या होगा? गूगल पेज दूसरा खुल लिंक। जाएगा। गूगल के होम पेज पे चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे नहीं। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो वो एरर आ रही है। एरर वाला क्यों आ रही है? इसका एड्रेस हमने देना है पूरा। पूरा एड्रेस क्या होता है किसी भी यूआरएल का? HTTPS HTTP। कोलन। :// और ये जो है ना ये खुद ब खुद वो कर लेता है अज्यूम कि भाई अगर हम गूगल की तरफ जा रहे हैं तो वो तो सिक्योर होगा ही। ये लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। तो अब मैं इधर आऊँ, अब अपने पेज को रिफ्रेश करूँ और अब यहाँ क्लिक करूँ, तो मैं गूगल पे भाग जाऊँगा। दिस इज एज सिंपल। चलें, ये आपको पता चल गया कि एंकर टैग क्या होते हैं। अभी ये पहला यस। टैग है। अच्छा,
अभी मैं एक और एंकर टैग लगाता हूँ, ये हम भेज देते हैं यूट्यूब पे http://www.youtube.com। यहाँ पे जो लिखूंगा वो उधर शो हो जाएगा, यूट्यूब पे जाओ। यहाँ उर्दू मैंने इस्तेमाल कर ली, रोमन उर्दू। इसको रिफ्रेश करूँ। अच्छा, अब आपने एक बड़ी गौर वाली चीज़ देखनी है। मैंने पहली लाइन पे लिखा पहला एंकर टैग, दूसरी पे लिखा दूसरा एंकर टैग, पर ये दोनों एक ही लाइन पे शो हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? कोई मुझे बता सकता है? सर क्योंकि हमने लाइन ब्रेक नहीं की। चलें, पहली वजह तो ये, मैं आपकी बात मान लेता सर हूँ। वो एक नेक्स्ट लाइन के लिए टैग यूज होता है। मैं वो इनकी बात मान लेता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने यूज़ करना है बी आर टैग। बी आर का मतलब ये है कि ना तुम अगली लाइन पे चले जाओ। मैं यूट्यूब से पहले बी आर टैग यूज़ कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, अब यूट्यूब चला गया अगली लाइन पे। चले, आपको बी आर टैग का भी पता चल गया ये क्यों इस्तेमाल होता है। पहला जवाब तो चले आपने ठीक दे दिया, लेकिन कुछ HTML के टैग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन की पूरी विड्थ घेरते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, एक डिवीजन टैग भी होता है। उसका नाम बताएं जरा, डिवीजन से मुराद। अच्छा, पहले आप ये चीज़ देखें ज़रा। मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा ताकि मैं मुख्तलिफ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकूँ। जब मैं ये H1 पे आता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे ब्लू ब्लू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हेडिंग टैग स्क्रीन के तमाम एरिए को घेरता है। पहली बात ये, इस किस्म के टैग को कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग। मतलब ये जिस लाइन पे होते हैं उस लाइन पे चाहे इनका कंटेंट थोड़ा भी हो, ये पूरी स्क्रीन को घेरते हैं, और इसके बाद जो भी टैग आता है वो अगली लाइन से शुरू होता है। इनको कहते हैं ब्लॉक लेवल टैग। अगर हम पैराग्राफ को देखूं, पैराग्राफ ये भी पूरी स्क्रीन घेर रहा है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं LI को देखूं, ये खुद ब खुद अगली लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं ए टैग को देखूं, क्या ये पूरी लाइन घेर रहा है कि नहीं घेर रहा स्क्रीन की? नहीं कर रहा सर पूरी लाइन। नहीं, ये देखें, ये भी पूरी नहीं कर रहा, ये भी पूरी नहीं कर रहा, जबकि ये हेडिंग पूरी लाइन पे जा रहा है ब्लू ब्लू। ये जितना टैग, जितना इसका कॉन्टेक्स्ट है ये उसमें आ रहा है। जो पूरी लाइन पे जाते हैं उसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और जो अपने कंटेंट जितनी जगह घेरते हैं उसको कहते हैं इन लाइन एलिमेंट्स। ये मैं आपको लिख देता हूँ। एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ओके हो गया? ये वाले पूरी स्क्रीन घेरते हैं, इसलिए इसके बाद जो भी टैग आता है वो खुद ब खुद अगली लाइन पे चला जाता है। जबकि जो ये वाले टैग होते हैं ना, ये सिर्फ स्क्रीन की उतनी जगह ही घेरते हैं जितना उनका कंटेंट होता है, और इसके बाद जो टैग आता है वो उसके फौरन बाद उसी लाइन से शुरू हो जाता है। यू गेट माई पॉइंट? मैं आपको क्या समझाना चाहता सर ये हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग है, कौन सा वो इनलाइन। वंस अगेन याद नहीं करना, एक्सपीरियंस यूज कर कर पता चल जाता है। अब जैसे ये है ना इमेज, मैं आपको इमेज का दिखाता हूँ, ये भी इन लाइन है। देखें जितनी इमेज है उतना हिस्सा नीला है, वरना ये हिस्सा भी होना था नीला। ये इमेज पे आया, ये भी इन लाइन है। ये हम CSS में जाके देखेंगे इनका CSS में क्या काम है। ये जस्ट मैं आपको जरा हिंट देना चाहता हूँ शुरू में। चलें, टैग्स भी मारे हो गए। अच्छा, ये सर टैग एक से दफा अगर हमने ओल्ड का बता दें, सोर्स का बताया था ना लिंक के लिए, ओल्ड का बता दें जरा। ये वाला आल्ट, यस सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इधर। हाँ जी, ये होता है कि अगर हमारी इमेज किसी तरह किसी वजह से करप्ट हो गई है और वो शो नहीं हो रही वेब पेज पे, तो जो हम आल्ट के अंदर लिखेंगे ना वो इमेज के लिए लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम आल्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस ऑफ अगर इंटरनेट हमारा गंदा चल रहा है
इमेज सही तरह लोड नहीं हो पा रही, तो कोई यूज़र को कुछ ना कुछ तो देखने को मिल जाएगा ना, और हमारा जो वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इसका ये फ़ायदा है। ये लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये लिखना अच्छी बात है। गूगल को पसंद है एसईओ के लिए। जो ये काम करेगा गूगल कहेगा मैं इसकी रैंकिंग को ऊपर कर देता हूँ, और इसकी वेबसाइट पहले पेज तक पहुँचने में उसको हेल्प मिलेगी। ओके सर। चलो, अब ये थे 2 अदर वेबसाइट। ये हम करते हैं 2 अदर पेजेस ऑफ आर वेबसाइट। अच्छा, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसके कितने पेज होते हैं? सर उसके तो काफी पेजेस होते हैं। काफ़ी होते हैं ना। तो जी ज़रूरी नहीं कि ए टैग के ज़रिए हमने दूसरों की वेबसाइट पे जाना है। हम ए टैग के ज़रिए अपनी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस पे भी जा सकते हैं, उनसे वापस भी आ सकते हैं। लाइक अगर मैं अपने कोड एडिटर में आऊँ, यहाँ पे एक नया पेज बनाते हैं जी, अबाउट अस .html। मैंने नया पेज बनाया, मैंने ये साइन लगाया, टैब दबाया, HTML का कोड आ गया मेरे पास। यहाँ पे टाइटल पे लिख देता हूँ मैं अबाउट अस, और बॉडी में लिख देता हूँ H1 अबाउट पेज, अबाउट अस पेज। चलें, अब मेरी वेबसाइट के 2 पेज हैं। पहला पेज है index.html, दूसरा पेज है aboutus.html। लेकिन मसला ये है कि ये मेरा होम पेज है, इसके ज़रिए मैं अबाउट अस के पेज पे कैसे जाऊं? मेरे पास तो कोई तरीका नहीं। तो मेरे पास तरीका है। मेरे पास कौन सा तरीका है? मैं इधर आऊँगा अपने होम पेज पे, मैं ए टैग लगाऊंगा, और इसमें HRF में उस पेज का नाम दे दूंगा। वंस अगेन, अगर वो पेज उसी फोल्डर में मौजूद है जहाँ पे हमारा होम पेज है, हमने जस्ट उसका नाम दे देना है। ब्राउज़र उसी फोल्डर में उसके उसी नाम का पेज तलाश करेगा, उसको रेंडर कर देगा। तो ये सेम फोल्डर है, इसका नाम है अबाउट अस, ABOUT-us डॉट, इसको पहले पता चल गया ये। और ये लिखूंगा अबाउट अस, अबाउट अस। चलो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें जी, 2 अदर पेजेस ऑफ अवे। अब मैं अबाउट अस में क्लिक करूँगा, मैं अबाउट अस के पेज पे आ गया। मैंने यहाँ जस्ट एक H1 लगाई थी। लेकिन अब मसला वही, मैं इस पेज से होम पेज पे कैसे जाऊँ? वो भी हल कर लेते हैं। मैं अबाउट अस के पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे एक एंकर टैग बनाता हूँ, और इसको HRF दे देता हूँ, इंडेक्स, अपने होम पेज का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। होम लिख दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, मैं होम पेज पे आ गया। अगर मैंने अबाउट अस के पेज पे जाना है, मैं उधर चला गया। अब मेरी वेबसाइट के 2 पेज हैं जो आपस में कनेक्ट हैं। मैं एक पेज से छलांग मार के दूसरे पेज पे बड़े ही आराम से जा सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ ए टैग। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा सर अच्छा ऐसे हो अच्छा। सकता है कि हमारा कोई लिंक हो, हम उस पर क्लिक करें तो वो खुद ब खुद ही न्यू टैब में ओपन हो जाए। ये मैंने बहुत साल पहले यूज़ किया था। यहाँ पे कोई ना एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, ये देखना पड़ेगा WT स्कूल। ये आप ना खुद देखिएगा, मुझे भी बताइएगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, वो हमने लिखना होता है। फिर अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे वो न्यू टैब पे चला जाएगा। ये अभी हम एंड पे जाके टाइम बचा ना, फिर देखते हैं इसको। आप ठीक कह रहे हैं, एक होता है। अच्छा अच्छा, अब एक और चीज़, मैंने आपको बताया था इमेज के बारे में। अब अगर हमारे पास 50 इमेजेस हैं, हमने उसको यहाँ पे तो नहीं रख देना बखेर के। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, उसका नाम रखता हूँ इमेजेस, ताकि मैं अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो कर लूँ ना। और ये स्पाइडरमैन की इमेज डाल देता हूँ, स्पाइडरमैन की इमेज डाल देता हूँ मैं इमेजेस के फोल्डर में। अब जो मेरी इमेज है वो इस फोल्डर में मौजूद नहीं। अब क्या होगा भला? अब मैं रिफ्रेश करूँ ज़रा इसको, ये देखें जी, ये मेरा आल्ट में जो लिखा था वो आ रहा है, इमेज मेरी गायब होगी। वो गायब क्यों होगी? क्योंकि
क्योंकि क्योंकि मैंने सोर्स में सिर्फ क्या लिखा था, इमेज का नाम। इमेज के नाम का मतलब ये है कि इसी फोल्डर में इस नाम की इमेज पड़ी है, लेकिन अब वो इमेज है इस फोल्डर के अंदर, इमेज के अंदर। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सर सॉरी, सोर्स में फोल्डर का नेम देंगे। सर कोई वो हाँ डॉट जी, डॉट करके स्लैश वाली चीज भी तो होती है। डॉट डॉट नहीं करना अभी फिलहाल। फोल्डर का उसका सोर्स उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ जी, उसका पाथ देना पड़ेगा। और पाथ कहाँ से देना है? आप करंटली कहाँ पे मौजूद हैं? हम करंटली जिस फोल्डर में है ना, हम करंटली इस फोल्डर में है। इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उसका क्या नाम है? इमेजेस। मैं लिखूंगा इमेजेस। अब स्लैश के ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाओ और उसके अंदर ये फाइल पड़ी है, उसका नाम ये है। अब मैं इसको सेव करूंगा। मैं आपको पाथ का भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमने फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखनी होती हैं। मेरी तस्वीर वापस आ गई, ये पाथ का भी आपको पता चल गया। और जो एक भाई अभी कह रहे थे कि डॉट डॉट करना होता है, डॉट डॉट तब करते हैं जब हम किसी ऐसे फोल्डर में मौजूद हों लेकिन हमारा कंटेंट हम उससे भी पहले वाले फोल्डर में मौजूद हो। हमें पहले इस फोल्डर से बाहर आना है, बाहर आके फिर किसी और फोल्डर में जाना है। ये पाथ देने के अलग तरीके होते हैं। अगर आप कहते हैं वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब ये ज़रा सीधा सीधा है, फिलहाल इसी को देख लें। चलें, ये पाथ का भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो हमारे पेज हैं उनको हम पेजेस के फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी वेबसाइट है तो अबाउट अस का पेज हम बाहर ही पड़ा रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा। सर इसी फोल्डर में अगर एक एंड और पिक को हम उसे किस तरह ऐड करेंगे? अभी कर लेते हैं। एक जी, फॉर्चूनर। फॉर्चूनर ये मेरी ना फेवरेट कार है, और लड़कों को तो बड़ी पसंद होनी है आप सारों को, अगर रेड कलर अच्छा है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव इमेजेस। इसको मैं उसी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ जहाँ मेरी वेबसाइट पड़ी है डायरेक्टली, ताकि मुझे कट ना करना पड़े। क्लास वर्क HTML1 इमेजेस, इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर्चूनर। चले, इसको सेव कर दिया। अच्छा, आपका सवाल था अगर दो तस्वीरें पड़ी हो तब क्या करना है? आप देखेंगे जी इमेज सर। का फोल्डर है, इसमें एक फॉर्चूनर की तस्वीर पड़ी है, एक स्पाइडरमैन की। अब दो अगर आपने, मिस्टेक टैग लगा दें। नहीं, अब आपने इन दोनों को शो कराना है कि इनमें से एक को ही शो कराना है? करना क्या चाह रहे हैं? दोनों को सर, दोनों को। दोनों को। ये स्पाइडरमैन की इमेज है ना, अगर इसके साथ ही शो करानी है तो IMG लिखा, इसे एड्रेस दे दें, इमेजेस स्लैश, स्लैश और का नाम फॉर्च्यूनर। और यहाँ पे आल्ट में लिख दें कार इमेज, ताकि कुछ ना कुछ तो आए ना, अगर कोई गड़बड़ हो जाए। अच्छा जी। इसको रिफ्रेश किया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। आपने कहा था कि इमेज की विड्थ कैसे कंट्रोल करते हैं, CSS के ज़रिए। अब CSS यूज़ करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप HTML टैग के अंदर ही CSS को इस्तेमाल कर लें। उसके लिए हम टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, STYLE स्टाइल। मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा, कॉमाज लिखे, और अब यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ। अब इस सर इमेज की विड्थ में, हाँ जी हाँ CSS जी। का थोड़ा सा बताएं, CSS है क्या चीज़? अब इसके बारे थोड़ा अभी सा आपको अभी आपको अभी आपको समय लग जाएगी। मैंने इस HTML टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा, उसका नाम रखा स्टाइल। तो उस स्टाइल के अंदर मैंने एक CSS की प्रॉपर्टी दी विथ, चौड़ाई। इसकी चौड़ाई मैं कर देता हूँ जी 30 पिक्सल। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये इतनी छोटी होगी तो ज़्यादा छोटी होगी। इसकी मैं चौड़ाई कर देता हूँ 300 पिक्सल। अच्छा, इसकी चौड़ाई 300 पिक्सल कर दी। और इसी तरह इस इमेज के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट देता हूँ स्टाइल का, इसको विथ देता हूँ 300 पिक्सल। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये इंटरनेट में आ रहा हूँ। अच्छा, अब देखें इमेज का साइज पहले कितना बड़ा था,
अब मैंने दोनों का साइज 300 पिक्सल कर दिया। अब आप पूछ रहे हैं CSS क्या होता है। CSS का मतलब होता है अपने HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करना। CSS इस्तेमाल करने का पहला तरीका होता है कि आप उसको HTML टैग के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ तक समझ लगी? ओके सर, मतलब कि यस स्टाइल सर। करना, लेआउट बनाना पेज की सारी। हाँ जी, लेआउट बनाना, साइज डिफाइन करना, कलर डिफाइन करना, पोजीशन डिफाइन करना, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू स्टाइलिंग कम्स अंडर द CSS। तो पहला तरीका CSS का ये है कि आप HTML टैग के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें और इसके अंदर जो लिखना है ना CSS की प्रॉपर्टियाँ वो लिखते जाएं। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता था, मैंने बताया था कि एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहले ब्लॉक लेवल, दूसरा इनलाइन। अब ये इमेज ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन एलिमेंट है, कोई मुझे बताएगा? इनलाइन। इनलाइन है सर। इनलाइन क्यों है भला? सर अभी और तो इसकी आपने विड्थ बताया कि इसका आपने चेक किया था साइज आके। सर मैंने विड्थ इस तरह ये पेज की विड्थ पे नहीं आएगा शायद, इसलिए। हाँ जी, भला क्यों? अगर ये ब्लॉक लेवल होता है ना, इस इमेज का विड्थ जितनी मर्जी होती, लेकिन ये इसने सारी जगह घेरनी थी और कार की इमेज नीचे अगली लाइन पे आनी थी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ये एरो पे आऊँ, ये देखें ये इतना ही ब्लू है, ये भी इतना ब्लू है। इसके बरक्स ये हेडिंग है ना, ये टोटल ब्लू है। ये है ब्लॉक लेवल। इस हेडिंग के बाद जो कंटेंट आएगा वो इसके फौरन बाद नहीं आएगा, वो अगली लाइन पे चला जाएगा। लेकिन इमेज होती है इनलाइन एलिमेंट। इस इमेज के बाद जो भी कंटेंट आएगा, चाहे इमेज हो, चाहे यहाँ पे मैं अगर लगा लूँ एंकर टैग लगा लूँ, एंकर टैग लगा दूँ या कुछ भी लिख दूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखें ये इमेज, ये एंकर टैग, ये इमेज। मीन्स के जो इनलाइन होती है ना, वो जितना उनका कंटेंट होता है वो सिर्फ उतनी जगह घेरते हैं और दूसरा एलिमेंट उसके फौरन बाद आ जाता है, वो अगली लाइन पे नहीं जाता। जो ब्लॉक लेवल होते हैं ना, वो पूरे का पूरा वो घेरते हैं स्क्रीन का एरिया, और अगला कंटेंट अगली लाइन से शुरू होता है। एक छोटा सा फर्क है। और उम्मीद है आपको इसकी थोड़ी मतलब थोड़ी तो नहीं, काफ़ी समय लगी होगी, आइडिया हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खामोशी। यस सर, समझ लगी। सर एक अच्छा, चीज पूछनी थी। हाँ जी। लोग तो इमेजेस डालना CSS के थ्रू भी शायद डाल जाती हैं इमेजेस, है ना? तो ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं HTML की निस्बत? इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि जो काम जिसका है उसी से करो। अब HTML का काम है कंटेंट को डालना, तो हमने हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो कंटेंट हमने सिर्फ HTML के जरिए डालना है, और जो है ना उसकी स्टाइलिंग वो सिर्फ CSS के जरिए करें। आई थिंक ये यही वजह हो सकती है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा लगाते हैं ताकि पेज पे ज़रा पता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। रिफ्रेश। अब अगली हमारी मंजिल है, ये टेबल्स आपने कभी यूज़ किए? वर्ड किए में सर, सर। पर वेब डेवलपमेंट मैंने कभी किए। चले ये भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले टैग्स होते क्या। H2, यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने ना टेबल बनाना है HTML टैग इस्तेमाल करते हुए, जो हम काफ़ी पेन से भी बना लेते हैं। अच्छा, टेबल बनाने के लिए ना मुझे पहले जो HTML का टैग होता है ना उसको भी कहते हैं टेबल। टेबल। अब टेबल के अंदर कोई भी टेबल होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती हैं रोज और कॉलम। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3। ठीक हो गया। तो इसी तरह इस टेबल के अंदर होगी रो, उसको हम कहेंगे TR, टेबल रो। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। जहाँ तक समझ लगी, 3 रो टेबल है। हमें कितनी रो चाहिए? 3 रोज।
ओके हो गया। अब इस रो यस के अंदर, अब एक एक रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं जो हम टेबल बनाना चाहते हैं? 1 2 3। इसका मतलब जो रो है ना, इसके अंदर हमें कितने एलिमेंट चाहिए जो हम बनाना चाहते हैं? 3। उसको हम कहते हैं टेबल डाटा। पहला टेबल डाटा, दूसरा टेबल डाटा, तीसरा टेबल डाटा। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? नोमी 18, नहीं, नेम एज यूनिवर्सिटी, नेम एज सिटी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखेंगे क्या बना। ये देखें, ये हमारा ना एक टेबल बनना शुरू हो गया है। टेबल की पहले रो, ये पहली रो है नेम एज सिटी, ये। लेकिन आप कह रहे होंगे इसके इर्द गिर्द बॉर्डर क्यों नहीं लगेंगे? बॉर्डर लगाने के लिए हमें CSS का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अभी हम बॉर्डर के बगैर ही बनाते हैं। जो दूसरी रो है उसमें भी 3 एलिमेंट चाहिए, तो हम आएंगे सेकंड रो पे। ये हमारे पास थी पहली रो, ये हमारे पास है दूसरी रो। ये अब टेबल डाटा, अली, नेम उसका अली है। टेबल डाटा एज उसकी 18 है। टेबल डाटा तीसरा, वो रहता है लाहौर में। इसी तरह तीसरी रो में भी 3 वो हैं एंट्रीज। नेम रख देते हैं नोमी। सर टेबल डाटा एज 33। टेबल डाटा मैं रखता हूँ जी चेन्नईट में। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बना। ये देखें जी, ये आ गया नेम, ये आ गया एज सिटी। पहले बंदे का नाम अली है, उसकी एज 18 है, लाहौर में रहता है। दूसरा नोमी है, 33 है, चेन्नईट में रहता है। तो सर ये भी अच्छा, ब्लॉक आपने गौर एलिमेंट किया होगा ये चेक कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया है, तो मुझे भी नहीं याद। याद कुछ नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ। अ, नहीं, ये इनलाइन एलिमेंट है। देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ ना, सिर्फ जो कंटेंट है वही ब्लू हो रहा है। ये टेबल में सारी स्क्रीन ब्लू हो रही है ना, यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है। ये अब हम जो भी एलिमेंट लगाएंगे वो इसके बिल्कुल बाद में आएगा। लेकिन यहाँ मैंने वीडियो लिखा है, ये हेडिंग। ये खुद एक ब्लॉक लेवल है, इसलिए ये अपनी अलग ले रही है लाइन। अगर ये इनलाइन होता तो ये यहाँ पे आती है H2। तो ये इनलाइन एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज गौर करें, ये बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है। देखें, ये बोल्ड नहीं है ना ऐसा? यस यस सर। सर। हेलो। यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा है, तीसरा। जब आप कॉपी पेंसिल पे टेबल बनाते हैं तो आप कॉलम की हेडिंग मार्कर से लिखते हैं कि पेन से? मार्कर से सर। मार्कर से। मार्कर से। तो फिर HTML भी बड़ा सियाना है, वो कहता है जो आप रियल जिंदगी में करते हो मेरे साथ भी वही करो। तो ये पहली रो है ना, लेकिन ये तो हमारी वो ये तो हमारी ये है पहली रो। ये पहली रो में हमारी हेडिंग आएंगी। तो HTML को बताने के लिए कि मेरी हेडिंग है, हम TD की जगह लिखते हैं TH, टेबल हेडिंग। इसको सेव किया, ये देखें नेम बोल्ड हो गया। बोल्ड क्यों हुआ? अब मैंने इसको बताया है, ये जो पहली रो है ना, पहली रो में तमाम के तमाम जो है ना एलिमेंट्स, वो है हेडिंग। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TD का मतलब होता है टेबल डाटा। अब इसको भी मैं एच कर दूंगा, इसको भी मैं एच कर दूंगा, इसको भी मैं एच कर दूंगा, और इसका भी मैं एच कर दूंगा। अब देखेंगे क्या बना। ये देखेंगे, अब ये सारे के सारे बोल्ड हो गए। ये जस्ट मैंने उसको HTML के जरिए बताया है कि भाई पहली रो है मेरी, हेडिंग की रो है, तो यहाँ पे TD की बजाय TH आएगा, टेबल हेडिंग आएगी। और बाकी मेरा डाटा है, तो टेबल डाटा 1, टेबल डाटा 2, टेबल डाटा 3। और इसमें एक और ट्विस्ट है, हमें स्टैंडर्ड कहते हैं कि टेबल के अंदर एक तुम बनाओ टैग टी हेड के नाम से, टी हेड का टैग बनाओ। और जो है ना ये वाली हेडिंग की रो, इसको टी हेड के अंदर रखो। और
एक तुम टैग बनाओ टी बॉडी के नाम से, और जो इसकी है ना हेडिंग के अलावा बाकी डाटा वो तुम रखो टी बॉडी के अंदर। इससे हमारे पेज की रेंडरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गूगल आपको पसंद करेगा और आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक करेगा। वो कहेगा यार इस बंदे ने तो HTML5 के सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, हमारा टेबल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, देखें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने इसको कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स, जिससे हमारे टेबल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टे, टी टी है टी बॉडी, लेकिन इससे गूगल या डिजिटल मार्केटिंग में हमें हेल्प मिलती है। अच्छा, अब बात रहेगी बॉर्डर्स की कि बॉर्डर हम कैसे लगते हैं। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ ले मुझसे टेबल का। सर जो उनसी लाइंस है मतलब के टेबल्स की वो ड्रॉ नहीं हुई। ये वाली यस ठीक है, सर। आता हूँ उस तरफ। मैंने टेबल तो बना दिया। अब टेबल एक कंटेंट है, लेकिन टेबल के बॉर्डर होना चाहिए। इसका मतलब है ये इसका स्टाइल है, और मैंने बताया था स्टाइल करते हैं CSS के जरिए। तो अब इसमें CSS इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था CSS हम टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइल के जरिए, एट्रीब्यूट के जरिए। ये इसका पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेड के अंदर। मैं हेड के अंदर आऊँगा, यहाँ पे एक वो एलिमेंट बनाऊंगा स्टाइल के नाम से। एलिमेंट बनाया। अब इसके अंदर मैं तमाम CSS के रूल्स लिखूंगा। ये दूसरा तरीका है। मैं हेड के अंदर आऊँगा और स्टाइल का ओपनिंग टैग बनाऊंगा, स्टाइल का क्लोजिंग टैग, और इस एरिया के अंदर मैं अपने तमाम CSS के रूल्स लिखूंगा। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा जो टेबल है ना, मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। टेबल का जो एलिमेंट है, मेरा टेबल का एलिमेंट ये पड़ा है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसको मैं लिख दूंगा टेबल को सिलेक्ट करो और उसको बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर बॉर्डर आगे कॉलम, बॉर्डर की जो होगी ना मोटाई वो हो 1 पिक्सल, और बॉर्डर हो सॉलिड लाइन, मतलब वो डॉटेड बॉर्डर ना हो, और इसके अलावा उसका कलर हो ब्लैक। ये बॉर्डर लगाने का तरीका है। मैंने टेबल का नाम लिखा, मैंने कहा इस पेज पे जितने भी टेबल है उनको सिलेक्ट करो और उसके अंदर बॉर्डर लगा दो, उसकी मोटाई हो 1 पिक्सल, वो सॉलिड बॉर्डर हो, उसका कलर हो ब्लैक। अब देखते हैं कि मेरी टेबल कैसी हुई होगी। अब ये ऐसा है, रिफ्रेश करूँगा, ये देखें अब इसके इर्द क्या आ गया, बॉर्डर आ गया टेबल के। यहाँ तक समझ लगी? यस सर। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे तो हर अब मैं बाद में रिपीट करता हूँ, इसको जरा कंप्लीट कर लूँ। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो हर चीज़ के आगे बॉर्डर लगे हुए हैं, लेकिन इधर सिर्फ टेबल के इर्द गिर्द बॉर्डर लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है कि मैंने CSS में सिर्फ क्या सिलेक्ट किया था, टेबल। अगर मैंने सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, मैं कहूँगा टेबल TH को भी सिलेक्ट करो और TD को भी सिलेक्ट करो। ये हम CSS बाद में पढ़ेंगे कि समझ नहीं लगती, घबराना नहीं है। ये तो आपको टेस्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा। रिफ्रेश किया, अब ये देखें, अब ये बॉर्डर आ गए। अब टेबल के इर्द गिर्द भी बॉर्डर है, ये है TH, टेबल हेडिंग टेबल है, इसके इर्द गिर्द भी TD, इसके इर्द गिर्द भी बॉर्डर है। ये दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टेबल है, ये हमारा TH है, ये हमारा TD है। पहले मैंने टेबल के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाया, फिर मैंने उसको कहा सेम बॉर्डर मुझे TH के इर्द गिर्द भी चाहिए और सेम बॉर्डर मुझे TD के इर्द गिर्द भी चाहिए। और उसको मैंने CSS के ज़रिए बताया कि टेबल को सिलेक्ट करो, कोमा इसको भी सिलेक्ट करो, कोमा इसको भी सिलेक्ट करो, इन सारों को एक ही प्रॉपर्टी दे दो बॉर्डर की। मैं चाहता इनको अलग-अलग भी कर सकता था, मैं टेबल लिख के ये लगाता, फिर TH लिख के दोबारा ये लिखता, लेकिन जब एक ही काम करना है मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे, तो उसको कोमा सेपरेटेड लिस्ट में लिख के भी मैंने ये काम करना है बॉर्डर का इन तमाम के तमाम सर एलिमेंट्स पे, तो कैसे लिख सकते हैं। सर जो हाँ हम जी, ये स्टाइल शीट पे टेबल को आगे बॉर्डर दे रहे हैं तो सर ये हम नीचे भी दे सकते थे, वो इजी नहीं था। हाँ मैं दे देता हूँ नीचे भी। ये मैंने आपको CSS इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका बताया है। पहला यस तरीका सर। देखें,
देखें, मैं आपकी बात, आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे आता, यहाँ लिखता स्टाइल, एक काम करने के 100 तरीके हैं। यहाँ पे मैं इसको दे देता बॉर्डर, कोई मसला नहीं है। बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर हो, यहाँ पे हो डॉटेड बॉर्डर। इसको सॉलिड भी कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं। कलर इसका कर लेते हैं ब्लू, आपकी मर्जी है जो कलर आपको अच्छा लगता है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा स्टाइल वो इस पे वो होगा। अगर मैं उसको वो कर दूं, कमेंट आउट कर दूं ज़रा, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। बॉर्डर आया नहीं इसको, टेबल स्टाइल बॉर्डर सॉलिड करके देखें। अगर ये देखें, पता नहीं डॉटेड क्यों नहीं आ रहा। वो भी आपको पहले बताया, याद कुछ नहीं रखना। डॉटेड का मतलब होता है ये ना, होता है ना नुक्ते नुक्ते लगे होते हैं, वैसा बॉर्डर आया था। अच्छा ये आ गया। अब आपने कहा था ना मैं ऊपर ना दूं, मैंने यहाँ पे दे दिया। टेबल के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया। अब मुझे सेम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके अंदर, सेम इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके अंदर, सेम इसके अंदर, सेम इसके अंदर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये अगर मैं ये इसके अंदर करूँगा, अगर मैं ये इसके अंदर करूँगा, अब ये देखें कितना गंदा लग रहा है। मुझे ये सेम लाइन लिखनी पड़ेगी तमाम की तमाम चीज़ों पर, मैं तो थक जाऊंगा। अगर मेरे टेबल पे 500 कॉलम्स हैं, 500 रोज हैं, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता ना, इसलिए स्टैंडर्ड हमें ये कहता भी नहीं। स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप HTML टैग के अंदर स्टाइल ना लिखा करें, इससे आपकी मेहनत ज़ाया होगी और आप थक जाएंगे। आप इसको लिखा करें यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे भी नहीं लिखने, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कहाँ लिखने हैं। तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे लिखें, वो एलिमेंट सिलेक्ट करें। अगर आपने उनको एक ही स्टाइल देना है, उनको एक साथ ही सिलेक्ट कर लें और उनको ये बॉर्डर का स्टाइल दे दें। अगर आपने इनको अलग-अलग स्टाइल देना है, पहले इसको सिलेक्ट करें, इसको ये स्टाइल दें, फिर TH को करें, फिर कर्ली ब्रैकेट में आके उसको अलग से स्टाइल दें। तो ये सारी इसके पीछे साइंस है। अच्छा अब यहाँ पे बॉर्डर ऐसे हैं और यहाँ पे ऐसे हैं, हमने बीच वाली स्पेस कैसे ख़त्म करनी है? तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स। मतलब बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस है ना, टेबल डाटा एंड टेबल हेडिंग के, उसको ख़त्म कर दो। तो अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें, ये अब ऐसे हो गया लाइक दिस। ये ज़रा टेबल आई थिंक थोड़ा सा वो ना हो गया हो आपके लिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने अपने हाथों से इसको कर लिया, आप कहेंगे इससे आसान चीज़ नहीं है। अगर आपने इसको अपने हाथों से ना किया तब कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा ही नहीं होगा। अच्छा यहाँ तक सवाल है किसी का कोई? सर रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, तो कुछ मतलब कि मिड में ज्वाइन किया है। हाँ जी, वो तो इसको बार बार देखना पड़ेगा। एक बार देखे नामुमकिन है कि बंदे को याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। तो रिकॉर्डेड तो सर लाजमी चाहिए। काइंडली ये जो आपने कोड, ये सारा आपने कोड लिखा है, ये भी मेल में ना किसी वर्ड फाइल में या पेस्ट करके भेज दीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी साथ इसकी भी। हाँ जी मैं ये कर दूंगा। अच्छा इसके बाद आती हैं वीडियोस। ये वीडियोस भी बड़ी आसान है। एक वीडियो मैंने लगाई है जो मेरी फोल्डर में पड़ी हुई है, ये ये मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई थी, और ये मैंने लगाई है यूट्यूब से उठा के। ये 2 तरीके मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आपने वीडियोस लगानी है ना इमेजेस की तरह, वो कैसे लगानी है। और मज़े की बात है ये है कि वीडियो भी इनलाइन एलिमेंट है, कि देखें इसी लाइन पे ये वीडियो, इसका साइज विथ इतनी है, यहाँ पे जगह खाली थी तो दूसरी वीडियो भी इधर ही आ गई। तो इनलाइन ब्लॉक लेवल का साथ हमारे ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपको करके दिखा दूं कि अगले लेक्चर के लिए वीडियो? सर अगले लेक्चर, सर नेक्स्ट में अगले कर लेक्चर लेंगे। में, नेक्स्ट में कर ले सर। अगले लेक्चर मैं भी ज़रा ना बड़ा कंट्रोल आवाज़ में बोल कर दिया हूँ, यहाँ ऑफिस में ऊंचा नहीं बोल सकते ना, तो ये भी एक मसला है।
सर अगर अच्छा ये इनलाइन जो है इनको हमने नेक्स्ट टाइम में लाना हो तो फिर हम वो टैग यूज कर देंगे BR का नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि अब ये अभी अगर हम नहीं चाहते कि दोनों साथ साथ आए, ये जो दूसरी वीडियो है इसके नेक्स्ट लिए लाइन पे आए। इसके लिए इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका होता है BR का टैग यूज़ करें, एक तरीका होता है CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करें। हम CSS में जाके इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट करना मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, किसी भी एलिमेंट को CSS में सिलेक्ट कैसे करते हैं। और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। हम लिखेंगे डिस्प्ले कोलन बराबर है ब्लॉक, मतलब ये इनलाइन था लेकिन हम इसको इसकी प्रॉपर्टी बदल के कह देंगे अब ये इनलाइन नहीं है, हम चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल बन जाए। तो ये फिर पूरी जगह घेर लेगा और ये वही वीडियो अगले पेज पे चल जाएगी। इसको हम कल या परसों अगले लेक्चर में सर वो डेमो दे तो कर लेंगे। जी का कब तक हो जाएगा? मेरे ख्याल से आखिरी हफ्ते जी वाला ही मसला चल रहा था। BR वाला और CSS वाला दोनों काम तो एक हेलो यूट्यूब पे यस लेक्चर सर। अपलोड होंगे? आवाज़ कट रही है आप लोगों की। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे? नहीं अपलोड ये ना गूगल के एक सर्वर पे ही होता, गूगल लिंक जूम के सर्वर पे ही होते हैं, मेरे पास आता होता है इनका लिंक। तो वो लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा, एक उसके साथ होगा पासकोड, वो पासकोड भी शेयर करूंगा, देन आप इन लेक्चर्स को जब मर्जी देख सकते हैं। लेकिन ये ना 8 दिन बाद खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं, ये भी साथ लिखा होता है। सर और LMS पे तो एरर आ रहा है। LMS मेरा ओपन ही नहीं हो रहा कल से, पासवर्ड में लगा के थक गया हूँ, LMS की जो वो नहीं न्यू खोल लिंक रहा। आई है उसके जरिए ओपन करो। चलो देखते हैं क्या सी। और कल वुमेंस डे था, खवातीन एक की ही थी, मतलब वो है हमारे साथ, पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मतलब समझ आ रही है हम सारों को। वॉइस तो काफ़ी बहुत, क्लास सभी ऑनलाइन हो रही है, ये छुट्टी पे है। हाँ जी। खवातीन सर ये है। वीडियो आप ना वो मेल कर दीजिएगा और इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर की। चले मीन्स की खवातीनों हजरात दोनों को समझ आ रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। यस यस सर। यस सर। सर मैं बार समझ बार तो कह आ रहा रही हूँ है अगर, हाँ जी सर। अटेंडेंस का पता करना था मैंने पूरा अटेंडेंस लेक्चर सुना है सर। नहीं, मेरे अटेंडेंस तो मैं सारों की लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा है ही नहीं, लॉगिन ही नहीं है। जब वो आ जाएगा देन फिर मैं तरीके से बोल ओके बोल के सर। लगाना शुरू कर दूंगा। ओके सर। अच्छा ये लिखा हुआ है ना आई एम हेडिंग, अगर आप ये भी अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना H1 आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी। तो काइंडली ये छोटी छोटी चीज़ें भी अपने हाथों से करके देखिए, ताकि आपका ना हाथ और दिमाग का तालमेल बन जाए कि HTML का कोड मैंने लिखना कैसे है। और अगर वीडियो का करना तो कर ही लेते हैं क्या? हाँ, कि थकावट होगी। सर नहीं, कल सर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं सर, करेंगे। वो क्लास नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है। कितने सर बजे शुरू हो रही है? हाँ जी सर अगर हमारे पास सर 2 5 से टेबल्स सवा हो 6। और एक को, हाँ जी 2 टेबल। सर 2 टेबल्स हो और एक को हम सॉलिड फॉर्म में वो उसको बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं और एक को डॉटेड फॉर्म में, तो उसको फिर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? वो सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड आईडीज। हम हर एलिमेंट को एक खास स्पेसिफिक नाम दे देंगे। तो CSS, जिस तरह मेरा नाम है नोमान, मैं इस टेबल को एक नाम दे दूंगा। फिर मैं CSS में जाके वो नाम यूज़ करूंगा, मैं कहूँगा नुमान, नुमान को बॉर्डर दे दो ये वाला। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो परेशान ना हो। आपने ठीक सोचा कि फिर ओके ऐसा सर। क्लासेस करेंगे। ओके ठीक है, सर। चलें, अब आपकी 5 बजे क्लास है, देन फिर ब्रेक मारनी पड़ेगी हमें। और अगला लेक्चर भी हम कर लेंगे HTML में, और पता नहीं रहा क्या गया है। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 16-17 टैग हैं जो हमेशा यूज़ होते हैं, उसके अलावा कोई यूज़ नहीं होते। मैंने तो इतना लाइफ में किए ही नहीं। तो सर वो जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम करेंगे? वो तो लाजमी करेंगे, वो मेरे जेहन में नहीं रहे। हाँ जी वो तो लाजमी यूज़ होते हैं। वही मैंने कहा सर आप तो HTML खत्म कर ही जा रहे हैं, नहीं तो रह गए थे। फॉर्म भी करेंगे, क्योंकि वो तो हर वेबसाइट का पार्ट होते हैं। ठीक हो गया, हाँ। चलो अब जो रहते हैं मैं देखता हूँ घर जाके कंटेंट को क्या करना है, फिर हम वो भी कर लेंगे। ठीक है फिर।
सर सीएसएस भी आपने 2 से 3 लेक्चर्स में खत्म करनी है? नहीं 10 लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो तो देखते हैं क्लास कैसे चलती है अब। सर ये तो इस तरह फिर हम 1 महीने में जब फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे, फिर 3 महीने फिर हमें छुट्टियां हो जाएंगी। 1 महीने में अगर बनते होते हैं ना, ये जॉब के ऐड आते हैं ना कि 70,000 फुल स्टैक डेवलपर, हम सारे फिर बैठ के पैसे ही कमा रहे होते। मीन्स के इतना आसान नहीं होता। सीखना आसान है, पर उसको फिर रियल वर्ल्ड सिचुएशन में सिस्टम बनाना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट से चिड़ है। अगर कोई मुझे कहना फोटोशॉप का ये पेज आप बनाओ ना, मुझसे कलर होते हैं, वो ना डिजाइनिंग नहीं अच्छी, तो बस अपना अपना टेस्ट होता है। ऐसी है। लेकिन सर आज के लेक्चर की सर समझ तो आ गई है, हर एक मतलब कि पॉइंट जो भी आपने पढ़ाया है सर सबकी समझ आई है, लेकिन सर इसको सारा को याद रखना, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, ये थोड़ा सा बता दें कि इसको हम कैसे कवर करेंगे। प्रैक्टिस इसकी आप ये खोलेंगे कोड एडिटर और यहाँ पे बॉडी में आएंगे, यहाँ पे अपने हाथों से लिखेंगे H1 टैब दबाएंगे प्रैक्टिस। अब आपने ये लिखा, इसका मतलब आपने इसकी प्रैक्टिस की, तो अब आपको H1 कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह आपने फॉर्म लिखने हैं, टेबल लिखने हैं। तो कहने का मतलब ये अपने हाथों से करना है, फिर इंशाल्लाह लेकिन ताला। सर इतना सारा मैं कैसे याद रखूं सर, आपने कुछ पढ़ाया तो सर मैं अभी अभी जाके कर लेता, लेकिन सर अब कई अभी पॉइंट्स मुझे आपने भूल भी गए। अभी आपने मुझसे पूछा कि अगर हम ए टैग पे क्लिक करें तो नया टैग कैसे खुलता है, मुझे नहीं याद था। लेकिन उसके जी लिए सर। मैं यहाँ पे अगर आऊँ, ए टैग ओपन इन न्यू, एक अच्छा डेवलपर वो होता है जिसकी सर्चिंग अच्छी है, न्यू टैग। क्योंकि इंडस्ट्री में आपके सामने ऐसे मसाइल आएंगे जिनका आपको पता नहीं, ये है जी ये टारगेट, ये यहाँ से अभी हम इसको तजर्बा करके भी देख लेते हैं। आइए हम गूगल पे चलते हैं, इसको एक एट्रीब्यूट देते हैं टारगेट, ये एट्रीब्यूट देंगे इसको। अब मैं देखूंगा इससे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इसको रिफ्रेश सर किया, स्क्रीन नजर तो आ नहीं रही। ओह मैंने शेयर ही नहीं सर किया स्क्रीन हुआ। शो नहीं हो रही। जी सर मैंने मैं वही सर देख रहा टाइम भी हूँ। सर टाइम भी हो गया, अटेंडेंस नहीं लिया। अटेंडेंस सारों की है, बस कोई मसला नहीं। हाँ वो स्क्रीन ही नहीं शेयर थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा डेवलपर वो होता है जिसकी सर्चिंग स्किल अच्छी है, चाहे उसको कोई चीज़ ना याद हो। आप में से किसने पूछा था कि अगर एंकर टैग को क्लिक करें नया टैब खुले, तो मैंने गूगल पे लिखा ए टैग ओपन इन न्यू टैब, साथ आप लिख दें HTML। मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ से इसका वो मिल गया था जवाब, ये टारगेट बराबर है ये आप ए के अंदर यूज़ करेंगे, मतलब ये इसके जवाब लिखें WT स्कूल में जाए। तो अब मैंने यहाँ पे ये वाला टैग लगाया टारगेट का, आई एम गूगल पे। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कर दिया मैंने, तो आई एम गूगल पे करूँगा, अब ये नया टैब पे खुल रहा है। मीन्स के मैंने गूगल से सर्च किया ना, मुझे यस नहीं याद सर। था। कहने का मतलब है याद कुछ नहीं रखना। और आपको एक बड़ा अच्छा रिसोर्स बताता हूँ, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे ना, आपने 2 काम करने हैं। जैसे आपको टेबल नहीं बनाने आते, आपने लिखना टेबल HTML MDN, ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। इसको कहते हैं मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क। एक ये लफ्ज़ लिखना है MDN, और दूसरा लिखना है W3 स्कूल, साथ अपनी वो लिख दीजिए क्यूरी। ये 2 वेबसाइट्स आपको HTML और CSS पूरी सिखा देंगी। ओके सर। ये है MDN वेब डॉक्स। यहाँ पे आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के तमाम टैग्स की तमाम डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। तो आपने अपना लिखना है मसला, उसके साथ आपने लिख देना है WT स्कूल या MDN। उम्मीद है आपको मसले का हल मिल जाएगा। या आपने लिख देना है कोरा या स्टैक ओवरफ्लो। मतलब आपकी सर्चिंग स्किल बेस्ट होनी चाहिए, तभी आप अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। थैंक यू सर। चलें आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और बस।
ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। सर ये रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ पे से मिलेगा हमें? ये मैंने आप लोगों को की थी मेल, तो दोबारा से एक मेल सेंड कर दूंगा जब मुझे ये इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके पास होगा आईडीएम वगैरह, तो मैं आपको दे दूंगा। सर कब करेंगे आप? मुझे तकरीबन 15 मिनट बाद आता है लेक्चर के, तो जब मैं फ्री होऊंगा तब कर दूंगा। चलिए सर ठीक है, मैं हमने दोबारा इसके लेना है लेक्चर, तो आप लाजमी कर दीजिए। चलें ठीक है फिर। ओके सर, ओके फिर थैंक यू। अल्लाह हाफिज।